आशा की एक नई किरण में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं हम शिशुनाग वंश की। इससे पहले हमने उदयन पढ़ा चुके हैं और अब शिशुनाग वंश की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शिशुनाग वंश के बारे में। शिशुनाग वंश, इसमें जो भी बात करेंगे हम बिहार के ही संदर्भ में बात करेंगे, बिहार से अलग नहीं बात करेंगे। हिस्ट्री बहुत बड़ा है, लेकिन हम बिहार में जो भी हुआ है राजाओं की, वो सब के बारे में हम बात करेंगे। तो शिशुनाग वंश को जो 412 से 344 ईस्वी तक जो है, ईसा पूर्व तक जो है सो इसका कार्यकाल रहा। और संस्थापक जो है इस वंश का शिशुनाग वंश है। शिशुनाग वंश है। उदयन जो है उसको जो है से नाग दशक को अंत करके नए वंश की स्थापना शिशुनाग वंश किया था। पाटलिपुत्र के स्थान पर वह वैशाली को राजधानी बनाया था। इससे पहले वाला वीडियो देखिएगा, इसके बाद ये समझ में आ जाएगा बढ़िया। शिशुनाग वंश है। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने किया था। ये पाटलिपुत्र के स्थान पर वैशाली राजधानी बनाया था। जो पाटलिपुत्र राजधानी थी ना, उसको उन्होंने बदलकर वैशाली कर दिया था। कालाशोक 394 से 366 ईसा पूर्व था। कालाशोक या कवर्ण के शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में आयोजित की गई थी। द्वितीय बौद्ध सभा जो है किया गया था, मतलब वैशाली में फर्स्ट किया गया था अजातशत्रु के समय। दूसरा कालाशोक ने मगध की राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र स्थानांतरण कर दिया। और इन्होंने जो है सो पहले वैशाली जो बनाया गया था, तो उससे फिर यह मतलब पाटलिपुत्र राजधानी को बदल दिया, स्थापित कर दिया। पाटलिपुत्र को मगध का स्थानीय राजधानी बना दिया। और नंदीवर्धन इस वंश के आखिरी शासक थे। नंदीवर्धन, इनका कार्यकाल 344 से 324 ईसा पूर्व है। महापद्मा नंद के द्वारा इस वंश की स्थापना की गई थी। यह एक गैर क्षत्रिय शासक था जिसने प्रण लिया सभी क्षत्रियों संघ को अंत करने का। गैर क्षत्रिय शासक वर्ग था और उन्होंने क्षत्रियों से गुस्सा हो गए थे, इसीलिए मतलब जैसे बोले कि क्षत्रियों का अंत कर देंगे। महापद्मा नंद ने एक राठ की उपाधि धारण की थी। कलिंग को जीतकर मगध में मिलाने वाला पहला शासक महापद्मा नंद था। इस बात की जानकारी हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें प्राप्त होती है, जिसमें यह बताया गया है कि इसके कलिंग जीतने के बाद एक जिन की मूर्ति मिली थी। और उन्होंने कलिंग से जीत लिया था, वहाँ से जो एक मतलब मूर्ति मिली थी, ये हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है। धनानंद के शासन के दौरान भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था। 326 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सिकंदर था। पोरस के मध्य बिस्तरा की लड़ाई हुई थी। यूनानी शासक सिकंदर को पोरस के साथ मतलब मध्य में काफी विस्तार लड़ाई हुई थी। युद्ध के पश्चात सिकंदर के सेना मगध के तरफ बढ़ी, लेकिन ब्यास नदी को नहीं पार करने के कारण यह आक्रमण मगध पर ही नहीं हुआ। मतलब सिकंदर का जो सेना थी वो ब्यास नदी को पार नहीं करने के कारण मगध पर आक्रमण नहीं हुआ। धनानंद ने मगध के प्रजा पर 24 प्रकार की भारी भरकम टैक्स लगा दिया। धनानंद बहुत काफिर मतलब राजा था जो
इसे यास्की राजा कहते हैं। 24 प्रकार की टैक्स लगा दिया। दयानंद के बारे में तो आपको कहानी पता ही होगा, क्योंकि चाणक्य को उन्होंने अपमान किया था। अपमान के कारण जो है सो मतलब चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की स्थापना की थी, क्योंकि वो राजा इस तरह का उसका माइंड सेट ही था। मौर्य साम्राज्य और मौर्य वंश की स्थापना 222 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व में माना जाता है। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद की हत्या करने के चंद्रगुप्त मौर्य ने इस वंश की स्थापना की, और मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको हत्या करके ये अपना चंद्रगुप्त मौर्य ने इस वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से इसकी ख्याति को प्राप्त किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से, चाणक्य नहीं होते तो चंद्रगुप्त मौर्य राजा नहीं होता, चंद्रगुप्त मौर्य के ख्याति के कारण। यह प्रथम वंश था जिसने लगभग पूरे भारत पर आक्रमण स्थापित किया था। लगभग 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकड निकेटर ने मगध पर आक्रमण किया था। सेल्यूकड निकेटर जो मगध पर आक्रमण किया था। सेल्यूकड निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में इस युद्ध में मगध की जीत हुई थी। यूनानी शासक तथा मगध के शासक के मध्य वैवाहिक संबंध स्थापित हुई थी, और इससे भारत पर, क्योंकि जब हार गया तो उन्होंने वैवाहिक अपना संबंध स्थापित कर लिया, और संबंध स्थापित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने उसकी बेटी से शादी कर लिया था, और उन्होंने वैवाहिक, इससे भारत पर यूनान का आक्रमण खतरा हमेशा के लिए टल गया, क्योंकि अब रिश्ता हो गया तो नहीं होगा कोई भी आक्रमण। इसी कारण से चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथियों का उपहार दिया था। उस समय हाथी का जो भी मतलब प्रयोग था, ये राजा करते थे, मगध का राजा ही करते थे, बाकी राजाएं नहीं करती थी, और उन्होंने हाथी को गिफ्ट में दिया था। सेल्यूकस निकेटर के एक यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया। पहले के राजा दरबार में अपना राजदूत को भेजते थे वहाँ की जानकारी उपलब्ध करने के लिए। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की प्रशंसा की चर्चा इंडिका नामक पुस्तकों में की, क्योंकि मेगास्थनी आया, उन्होंने सारी राज्य को देखा और वहाँ की नगर को देखा, मतलब वहाँ की जनताओं की देखा, और सारी बातों को उन्होंने अपनी एक किताब लिख दिया। इंडिका नामक पुस्तक में उन्होंने लिख दिया। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र की प्रशंसा में 6 समिति और प्रत्येक समिति में 5-5 लोगों को शामिल किया गया था। उन्होंने ये अपनी बुक में लिखा था मगध की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, कि वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह चलती है और किस तरह मतलब चलाया जाता है राजा के द्वारा, और वहाँ की जनता कितनी संतुष्ट है, इस सब की व्याख्या उन्होंने की। मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी जो है हमें विशाखादत्त मुद्रा राक्षस से प्राप्त होती है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की, जिसमें हमें मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी प्राप्त हुई। तो मौर्य साम्राज्य की जानकारी जो प्राप्त हुई थी, ये विशाखादत्त की एक पुस्तक है, मुद्रा राक्षस उनकी बुक की नाम है। उसमें बताया गया है मौर्य साम्राज्य की जानकारी के लिए जो चंद्रगुप्त मौर्य ने मतलब किस तरह का राज व्यवस्था चलाई थी, ये भी है।
अर्थशास्त्र राजनीतिक से संबंधित पुस्तक है, इन्होंने चाणक्य ने लिखा था। अर्थशास्त्र जो है राजनीतिक चलाने के लिए क्या मतलब जो राजनीति कैसे चलेगी उसके लिए चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक बुक लिखे थे। मुद्रा राक्षस जो है विशाखा दत्त की पुस्तक है। इंडिका जो है मेगास्थनीक की पुस्तक है। अर्थशास्त्र चाणक्य जो कौटिल्य विष्णुगुप्त इनका नाम है। चाणक्य कहिए, कौटिल्य कहिए, विष्णुगुप्त के अर्थशास्त्र उन्हीं का है। चंद्रगुप्त मौर्य के भव्य महल को राजप्रासाद के नाम से जाना जाता है। उस समय चंद्रगुप्त की महल जो थी वो लकड़ी की और पत्थरों की नक्काशी की बनी हुई थी, उसको राजप्रासाद के नाम से जाना जाता है। यह पाटलिपुत्र में स्थित है, पटना के कुम्हरार में। कुम्हरार एक जगह है पटना में, वहीं पर स्थित है और आज के डेट में वो है, संग्रहालय बना दिया गया है। यह भव्य महल 80 स्तंभों पर टिका हुआ है। 80 स्तंभ पर टिका हुआ था, जो कि बलुआ पत्थर के द्वारा बनाया गया था। बलुआ पत्थर के द्वारा जो बनाया गया था इस महल को। यह एकाशम पत्थर से निर्मित स्तंभ थी। एकाशम पत्थर की मतलब एक ही पत्थर से जो निर्मित किया गया था, उसमें कोई पत्थर ज्वाइंट नहीं किया गया था, निर्मित स्तंभ था, जिसके ऊपर एक विशेष पॉलिश ओप कहा जाता है। उस समय पत्थरों पर जो पॉलिश होती थी उस पॉलिश का नाम ओप था। ओप पॉलिश था जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो स्तंभ थी, स्तंभ में मतलब ओप पॉलिश किया गया था चमकने के लिए। इस भव्य महल की लंबाई 140 फुट थी, जबकि इसकी चौड़ाई 120 फुट थी। इनके दरबार में चीनी यात्री फाहियान ने राजप्रासाद की प्रशंसा करते हुए ये कहा कि यह मानव निर्मित नहीं बल्कि देव निर्मित है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में चीनी यात्री आए थे और उनका नाम फाहियान था। इन्होंने राजप्रासाद की देखने के बाद प्रशंसा की। जैसे कोई भी बिल्डिंग देखने के बाद हर लोग अपनी अपनी तरीका से प्रशंसा करते हैं, जिस तरह राम मंदिर हो गया, चाहे कोई ताजमहल हो गया, तो इसी तरह मतलब उस समय राजा की, चाहे लाल किला हो गया, एक लाल किला आगरा में है, एक लाल किला दिल्ली में है, तो इसी तरह निर्मित, बल्कि उनको मतलब बिल्डिंग को मतलब देखने के बाद उन्होंने कहा कि ये आदमी का बनाया हुआ नहीं है, ये देव निर्मित है, ये भगवानों का बनाया हुआ है, आदमी ऐसा महल बना ही नहीं सकता है। इस तरह की प्रशंसा उन्होंने की, फाहियान ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली और सर्ववेलागोला के चंद्रगिरी की पहाड़ियों में संलेखना विधि से अपना प्राण त्याग दिया। और लास्ट समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म के एक गुरु थे भद्रबाहु, और उनसे वो अपना शिक्षा दीक्षा लेकर और उन्होंने मतलब एक जैन धर्म में सर्ववेलागोला मतलब चंद्रगिरी की पहाड़ी है, चंद्रगिरी की पहाड़ी है, उसी पहाड़ी में जाकर संलेखना विधि से अपना प्राण त्याग दिए। संलेखना विधि वह विधि होता है कि धीरे धीरे शरीर को मतलब आप जैसे खाना आज 5 रोटी खाएं, कल 4 रोटी खाएं, परसों 3 रोटी खाएं, इसी तरह कम खाना को कम करना, धीरे धीरे पानी पर जीवित रहना, धीरे धीरे पानी के साथ साथ खाना को छोड़ देना। इस तरीका के संलेखना विधि से वो अपने प्राण को त्याग दिए। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे बिंदुसार के बारे में, और बिंदुसार के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक बार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।